हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पॉलिनेशन वाले अपने टॉपिक को, जो कि हमारा अब अगला टॉपिक है एनसीईआरटी का, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से जो हमारे मेल एंथर से जो एंथर वाले पार्ट से पोलन ग्रेन हमारे निकलते हैं और निकलने के बाद वो किस तरह से जाएंगे कहाँ, फीमेल के स्टिग्मा पर, या कौन कौन एजेंसीज हैं, कौन कौन उनकी हेल्प करता है पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफर के लिए, इसको हम यहाँ देखने वाले हैं। तो पहला हमारा शुरू होता है कि इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस यू हैव लर्न दैट द मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन फ्लावरिंग प्लांट आर प्रोड्यूस इन द पोलन ग्रेन्स एंड एम्ब्रियो सैक। तो आपको पता ही है कि मेल गैमेट आपके कहाँ बने थे, पोलन ग्रेन में, क्योंकि हमारा पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट है, और एम्ब्रियो सैक क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है रेस्पेक्टिवली, एज बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है दोनों ही तरह के कैसे हैं, नॉन मोटाइल है, लेकिन जो आपका मेल गैमेट है वो थोड़ा छोटे साइज का होता है, फीमेल गैमेट थोड़ा सा जरा सा बड़े साइज का हो सकता है। एंड दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। हाउ इज इट अचीव्ड, कैसे वो एक दूसरे के पास आते हैं मेल गैमेट, तो उसके लिए पहले आपका पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर पहुंचना जरूरी है। तो पहला पॉइंट है pollination is the mechanism to achieve this objective and transfer of pollen grains shed from the anther to the stigma of a pistil is termed as pollination। ठीक है, तो ये आपको पता ही चल गया होगा कि ट्रांसफर ऑफ, यहां से यहां तक ट्रांसफर ऑफ द pollen grain from the male part to the stigma, तो इसको बोलते हैं pollination। And flowering plant have evolved an amazing array of adaptation to achieve pollination. They make use of external agents to achieve pollination। तो external agents यानी कि water का, air का, या फिर किसी insect का, इनका bird का, इनका यूज करना, उनकी मतलब उनका यूज करके वो अपने pollen grain को पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट है हमारा काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि कितनी तरह के होते हैं। इनमें सबसे पहले जो आपको मिलेगा वो है ऑटोगैमी। क्या है ऑटोगैमी? ऑटोगैमी का मतलब आप समझ लीजिए, देखिए ऐसा है, अगर आपका फ्लावर बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल होने का मतलब ये होता है कि अगर आपके फ्लावर में दोनों चीजें हैं, मेल भी उसी में है और फीमेल पार्ट भी उसी में, यानी एंथर और पिस्टिल दोनों एक ही फ्लावर के अंदर हैं, तो आपका जो होगा, आपका जो एंथर के अंदर से जो पोलन ग्रेन निकलेंगे वो कहाँ गिर जाएंगे, अगर वो बिल्कुल सही लेंथ पर हैं। अगर आपके ऐसा ना हो कि भाई आपके जो स्टेमन है वो बहुत लंबी लंबी है ना, उनसे थोड़ी दूरी ज्यादा है स्टिग्मा से, या फिर स्टिग्मा से थोड़ा नीचे हैं, तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर वो सही हाइट पर है तो आपका जो एंथर है उसके अंदर से जो पोलन ग्रेन निकलते हैं वो निकल करके सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर लैंड करते हैं तो इस बात को अपन ऑटोगैमी बोलते हैं। ठीक है ना, ऑटोगैमी यानी उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाएं। तो एक बार देखते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इन नॉर्मल फ्लावर which open and expose the anther and the stigma। तो जो ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें कि एक्सपोज्ड होते हैं एंथर भी और स्टिग्मा भी, तो उनको चेस्मोगैमस फ्लावर बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना, आगे आएगी। कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेदर रेयर। तो आप ये समझ लीजिए कि जो खुले होते हैं, मतलब ये कई बार स्टेटमेंट आ जाता है मेडिकल में यहाँ से कि जो खुले ही रहते हैं, मतलब तो उनमें ऐसा जरूरी नहीं है कि उनमें हमेशा ऑटोगैमी ही होगी। भाई मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपका जो एंथर है और एंथर आपका फटे और उसके जो पोलन ग्रेन है वो उसके स्टिग्मा पर गिर जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपका जो स्टिग्मा ओपन है उसके ऊपर पता नहीं कहां से उड़ करके किसी और के आ जाए, तो जब तक आपका एंथर फटेगा उससे पहले किसी और के पहुंच जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो हमेशा उसमें ऑटोगैमी ही होगी। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी होगी। Autogamy in such flower requires synchrony in pollen release and stigma receptivity and also, तो यहाँ लिखा है कि सिंक्रोनी, यानी इस वर्ड का मतलब आप समझ लीजिए, सिंक्रोनी का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसा है कि जिस समय आपका जो एंथर फट रहा है, जब उसके अंदर से एंथर के अंदर से आपके पोलन ग्रेन निकल रहे हैं, उसी समय ऐसा हुआ हो कि उसके अंदर जो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट है, एम्ब्रियो सैक है, उसने उसी समय एग बनाया हो जिस समय पोलन ग्रेन उसके ऊपर आए हों, लैंड किए हों। ठीक है, इस बात को सिंक्रोनस कंडीशन बोलते हैं। अगर भाई ऐसा नहीं होगा, मान लो उसके जो पोलन ग्रेन है वो तो आकर के लैंड कर गए लेकिन अंदर एग ही नहीं है, तो फिर तो किसी और का ही आएगा। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए, हमेशा नहीं होता है ऐसा। चेस्मोगैमस फ्लावर्स में जो खिले हुए होते हैं उनमें सिंक्रोनी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है and in pollen release and stigma receptivity, and also the anther and the stigma should lie close to each other, यानी कि एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के पास पास होने चाहिए, and so that the cell pollination can occur। some plant जैसे कि वायला, कॉमलिना एंड oxalis
प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर्स। तो यहाँ से एग्जाम्पल पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ फ्लावर दो तरह के फ्लावर बनाता है। एक तो होते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर, चेस्मोगैमस जैसा मैंने आपको बताया है जो कि नॉर्मल फ्लावर होते हैं। दूसरे होते हैं क्लिस्टोगैमस जो कि नॉर्मल नहीं होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें आपका फ्लावर खिलेगा नहीं, मतलब जो एक्सपोज नहीं करेगा अपना फीमेल पार्ट को। तो होता क्या है कि जैसे बंद जब वो रहेगा तभी उसके अंदर ही क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। मान लो अगर ये फ्लावर है और अगर ये इसके पेटल वेटल नहीं खुले और ये ऐसे बंद ही है, तो बंद कंडीशन में जो उसके अंदर एंथर है, उस अंदर वाले एंथर से अगर पोलन ग्रेन निकलते हैं तो वो तो यार उसके स्टिग्मा के ऊपर ही गिरने वाले हैं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ क्लिस्टोगैमी अगर होती है तो ये बात एश्योर्ड हो जाती है कि ऑटोगैमी ही होगी। अगर कहीं क्लिस्टोगैमस फ्लावर हैं तो उसमें ऑटोगैमी होएगी। लेकिन अगर कहीं बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, वो भी चेस्मोगैमस टाइप के, जहां लिखा है कि दे हैव एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, तो एक्सपोज एंथर स्टिग्मा में आप ये नहीं कह सकते कि ऑटोगैमी होगी। हाँ हो सकती है लेकिन हमेशा ही नहीं होगी। एंड इन सच फ्लावर्स the anther and stigma lie close to each other when anther dices is in the floral bud। तो आपका ध्यान इस पे जाना चाहिए कि भाई आपका जब एंथर खुलता है तो फ्लोरल बड होती है, फ्लोरल बड के टाइम पर ही एंथर खुल जाता है। then the pollen grains come in contact with the stigma of the effect to effect pollination। तो आपका जो पोलन ग्रेन होगा, क्लिस्टोगैमस की बात कर रहे हैं, उसमें वो तभी के तभी अंदर ही उसके कॉन्टेक्ट में आ जाएगा स्टिग्मा के। नेक्स्ट है the clistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollen landing on the stigma। तो आपके जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं वो हमेशा ही कैसे होंगे, ऑटोगैमस होने वाले हैं। नेक्स्ट है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट। तो यार ये तो बिल्कुल सही बात है कि जब इनमें पॉलिनेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन भी होगा ही होगा, क्योंकि वो तो श्योर हो गया ना कि भैया आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि पोलन ग्रेन उसके अंदर ही है। तो यहाँ क्या होगा, सीड भी बन के ही रहेगा। लेकिन कई बार जो एक्सपोज होते हैं उसमें मान लो नहीं गिरा किसी का भी पोलन ग्रेन, टाइम पर नहीं आया, तो वहां जरूरी नहीं है कि सीड फॉर्मेशन हो ही हो। नेक्स्ट है डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगैमी इज एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस टू द प्लांट। वाई? देखिए एडवांटेजियस तो ये है कि ये सीड बना ही लेगा, लेकिन इसकी डिसएडवांटेज यार ये है कि ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन देता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब भाई ये होता है कि अगर मान लो हमेशा ही उसी के फ्लावर के, उसी के पोलन ग्रेन उसी के ऊपर गिरने वाले हैं, तो आप समझ लीजिए क्या होगा, सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा से ही वही बनता रहेगा और कोई वेरिएशन नहीं आने वाला है। ठीक है, नई वेरिएशन आएगा तो आपको पता है एवोल्यूशन नहीं होगा, बाद में एडेप्टेशन में प्रॉब्लम होगी। लेकिन एडवांटेज क्या है कि भाई वो अश्योर्ड सीड सेट बनाने वाला है। ठीक है, और इससे क्या होता है, एक प्योर लाइन क्रिएट होती है। अगर प्योर लाइन मतलब अगर हमें किसी को कहे कि भाई नहीं मुझे तो वेरिएशन नहीं लाना है, मुझे तो यही चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, तो प्योर लाइन क्रिएट हो जाती है ऐसे। तो एडवांटेजेस उसके लिए है। अगर आप डिसएडवांटेज देखें तो भाई ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन लाने वाला है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है जिटोनोगैमी। तो जिटोनोगैमी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में बहुत बार आता है। ठीक है, मेडिकल में बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपका ये प्लांट जो आप बराबर में देख रहे हैं, इसी को हम ले लेते हैं। तो इस प्लांट पर अगर आप ध्यान से देखें कि अगर हम ये कहें कि भाई आपका ये फ्लावर, ऊपर वाला फ्लावर जो है, इससे पोलन ग्रेन इस नीचे वाले फ्लावर पर आ जाते हैं। अगर आपके पोलन ग्रेन ऊपर वाले फ्लावर से नीचे वाले फ्लावर पर आ सकते हैं, है ना, अगर भाई मान लो एक खिले हुए फूल हैं, चेस्मोगैमस टाइप के हैं, तो यार कोई दिक्कत नहीं ना इसमें पोलन ग्रेन ऊपर से नीचे आने में। ठीक है, तो आ सकते हैं ऐसा। तो अगर ऐसा हो रहा है कि भाई एक ही प्लांट पर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर पोलन ग्रेन जा रहे हैं, तो इस बात को जिटोनोगैमी कहते हैं। इस बात को जिटोनोगैमी कहते हैं जब पोलन ग्रेन्स फ्रॉम ए फ्लावर, है ना, एंड फ्रॉम ए फ्लावर टू द सेम प्लांट टू द अनदर फ्लावर। जब ऐसी कंडीशन हो कि भाई एक ही प्लांट पर दो जो फ्लावर है उनमें अगर ऐसा हो जाए, तो मतलब पॉलिनेशन हो जाए, तो तब उसको बोलते हैं जिटोनोगैमी। अब एक बात और समझ लीजिए, वेदर दे द फ्लावर आर बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। अगर मैं ये कहूँ कि इस प्लांट के ऊपर यहाँ कोई ऊपर की साइड पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर अलग से है, मतलब यहाँ मेल फ्लावर है इसमें ऊपर, और नीचे इसी प्लांट के फीमेल फ्लावर अलग से हैं, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पोलन ग्रेन आ सकते हैं, तब भी हम इसको जिटोनोगैमी ही बोलेंगे। अगर इस प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग हैं, जैसा कि आपको पता है मोनोइशियस कंडीशन में होता है, पहले चैप्टर में हमने जाना था मोनोइशियस कंडीशन। तो भाई मोनोइशियस कंडीशन में अगर इसके फ्लावर के पोलन ग्रेन मेल के, अगर मेल होता ऊपर, तो मेल के नीचे जब आते तो अपन यही बोलते कि जिटोनोगैमी
हुआ है। ठीक है, ये एक बार पढ़ भी लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो ये ध्यान रखना, अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ये आपको ऑप्शन में मिलने वाला है, मेडिकल दोगे तो। नेक्स्ट है, although heterogamy is functionally cross pollination involving a pollinating agent, genetically it is similar to autogamy and since the pollen grains come from the same plant। देखिए आपसे पूछेंगे कि भाई ये एक्सप्लेन करिएगा कि जेनेटिकली ये क्या है, ऑटोगैमी है, पर अगर आपको कहा जाए कि इकोलॉजिकली, सब शब्द आप सुनिए ध्यान से, कि इकोलॉजिकली अगर किसने पूछा तो ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। इकोलॉजी का मतलब यार ये है कि अगर भाई यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं एयर का इसने यूज कर लिया है, और अगर इसने एयर का यूज कर लिया है तो इसका मतलब इसने किसी एजेंसी का यूज कर लिया जो कि हमारे इकोसिस्टम से आती है। तो यहाँ अगर इकोलॉजिकली जिटोनोगैमी पूछा गया तब आप बोलोगे कि ये इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन है, और अगर ये जेनेटिकली पूछा गया तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि यार उसी के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के जो पोलन ग्रेन थे वो उसी के फ्लावर पर आ गए, क्योंकि उसका भी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम ही होने वाला है, क्योंकि सेम प्लांट के 2 फ्लावर हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जीनोगैमी। जीनोगैमी यानी सीधा सीधा होता है क्रॉस पॉलिनेशन, यानी एक फ्लावर से एक प्लांट के दूसरे प्लांट पर जाएं, मतलब कि यहाँ एक प्लांट है, दूसरा एक अनदर प्लांट है, इसके फ्लावर से जाकर के पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर जाकर के लैंड कर जाएं। तो लिखा है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। ये आप ध्यान रखिए। अगर हम कहें कंडीशन इज डायशियस, यानी जिसमें जैसे पपाया अपन देखते हैं, पपाया में क्या है यार, मेल प्लांट अलग से है और फीमेल प्लांट अलग से है, 2 आपको पता ही है ना। तो मेल प्लांट वाले के पोलन ग्रेन अगर फीमेल वाले पर जा रहे हैं तो भी क्रॉस पॉलिनेशन है। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे की बात करूं जो बाइसेक्सुअल होता है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर वाले अगर, तो उसमें भी अगर ऐसा हो रहा है बाइसेक्सुअल में भी कि भाई इधर वाले के पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट पर जा रहे हैं, तब भी आप उसको क्रॉस पॉलिनेशन ही बोलने वाले हैं। ठीक है, देखिए लिखा है दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। बिल्कुल सही बात है, यहाँ जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग ही होने वाला है, क्योंकि एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये नॉर्मल इन्होंने दिया था। आगे जाकर के इन्होंने बताया कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होते हैं। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन मतलब एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करने वाली है। जैसे कि शुरू करते हैं कि प्लांट यूज टू एबायोटिक एंड बायोटिक एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनता है इनमें से कौन सा एबायोटिक एजेंसी है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। एबायोटिक में विंड और वाटर आते हैं। दूसरा है बायोटिक में एनिमल्स आते हैं, वेदर दे आर इंसेक्ट और बर्ड्स और एनिमल। ठीक है, एंड मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट्स। ठीक है, बहुत कम जो है ये स्टेटमेंट मेडिकल में आता है, ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट्स। तो ध्यान रखना, ये बहुत आपको पेपर में अजीब लगेगा जब अलग से लिखा हुआ होता है ना, तो ऐसा लगता है यार ये क्या है, सही नहीं है क्या। तो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन, बहुत कम प्लांट ऐसे होते हैं जो कि इन एबायोटिक एजेंसीज का यूज करते हैं। ज्यादातर एजेंसी जो है वो बायोटिक ही होती हैं, उन्हीं का यूज होता है। नेक्स्ट है पोलन ग्रेन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा इज चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, ये भी आपको खास बात ध्यान रखनी है कि इट इज ए चांस फैक्टर इन विंड एंड पोलन वाटर केसेस। तो भाई समझ लीजिए भाई आपका वाटर बह रहा है, मतलब उसमें पोलन ग्रेन गिर गए हैं, तो पता नहीं कहाँ जाके मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, या फिर एयर में आपके उड़े जा रहे हैं, हवा तेज है तब भी चांस नहीं बनता है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि भाई चांस बहुत कम होता है इसमें। लेकिन अगर कोई इंसेक्ट लेकर जा रहा है तो आपको पता है कि वो फलाना उस पर्टिकुलर प्लांट से लेकर जाएगा, उसको नेक्टर चाहिए, वो दूसरे प्लांट पर भी जाने वाला, ये आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है एंड टू कंपनसेट फॉर दिस uncertainties and associated loss of pollen grains, the flower produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available to the pollination। दोबारा समझ लीजिए, टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटी, ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि अगर आपका जब खराब जाता है, क्योंकि वाटर के केस में खराब तो जाएगा ही, ठीक है, तो ये कह रहे हैं खराब जाता है तो आप समझ लीजिए ज्यादा बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, ताकि मिल जाए। तो लिखा ही है, ध्यान रखना कि द फ्लावर प्रोड्यूस अनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन। तो आपको ये पूछेंगे कि यार एयर पॉलिनेटेड फ्लावर्स अनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन बनाते हैं, तो आपको कहना है यस, तो ये स्टेटमेंट आपको सही करनी होगी।
When they compare to the number of ovule available for pollination, ठीक है, तो ओव्यूल देखो, ओव्यूल कम होगा, लिखा है कि अगर आप ओव्यूल को कंपेयर करोगे पोलन से तो आपको कम मिलेंगे, क्योंकि यार देखो चांस इवेंट है। चांस इवेंट का मतलब सीधा है मिल गया नहीं मिल गया नहीं सही। तो अगर चांस इवेंट की बात करते हैं तो अगर ओव्यूल मान लो बेचारी ओवरी क्या है 5 6 10 ओव्यूल बना के बैठी है, आया एक भी पोलन नहीं, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, बेकार जाएगा ना। तो वो ओवरी क्या करती है, एक आराम से एक बनाती है, ज्यादातर है ना मोनोकार्पेलरी होती हैं और आराम से कम बनाती हैं ओव्यूल, जिससे क्या करें, आए तो आए नहीं आए तो नहीं, ठीक है। तो ये आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना होगा कि भाई ओव्यूल की जो नंबर होती है वो कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर हमारा थोड़ा इन्होंने विंड के बारे में डिस्कस किया है, फिर नीचे वाटर के बारे में। तो पहले अपन एबायोटिक में विंड को देख लेते हैं। तो विंड में है कि पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट अबायोटिक पॉलिनेशंस। तो यहाँ से ये सवाल बहुत बार नीट में आया है, ध्यान रखिए, पूछा जाता है मोर कॉमन कौन सा है। तो मोर कॉमन जैसी वर्ड आएगा तो आपको लगा देना है विंड। अगर आपसे मोर कॉमन में वाटर लगा दिया तो गलत हो जाएगा। मोर कॉमन क्या है, विंड है, क्योंकि वाटर तो बहुत कम लिमिटेड जेनरा ऑफ प्लांट्स हैं जिनके लिए वाटर का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विंड पॉलिनेशन आल्सो रिक्वायर दैट द पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं यार, अगर लाइट होंगे तो ज्यादा दूर तक उड़ पाएंगे आराम से, नॉन स्टिकी होंगे तो कहीं भी नहीं चिपक जाएंगे ऐसे ही, है ना। सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट्स एंड दे ऑफन पॉजेस वेल एक्सपोज स्टेमन। तो यहाँ ध्यान रखेंगे स्टेमन उनकी कैसी होनी चाहिए, वेल एक्सपोज होनी चाहिए, यानी बाहर निकली हुई हो, ताकि आराम से एंथर से पोलन ग्रेन निकल करके चले जाएं। सो दैट द पोलन आर इजीली डिस्पर्स इनटू विंड करंट्स इन लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मा। यहाँ से सवाल बहुत बार आता है कि फेदरी स्टिग्मा किन में होता है, तो आपको बताना है किस में होता है, विंड पॉलिनेटेड में, क्योंकि यार आराम से फंस जाए जिसमें तो फेदरी हो जाए, आसान हो जाएगा उनके लिए भी। स्टिग्मा एक्सपोज हो, बाहर निकला हुआ हो और उसके अंदर आराम से उड़ता हुआ पोलन ग्रेन भी फंस जाए। And to easily trap airborne pollen grains and wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence। देखो यार यहाँ लिखा है कि जो ओवरी होती है वो कितने ओव्यूल रखती है, सिंगल। तो आपसे इसकी एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं बोर्ड में कि भाई बताइए कि भाई सिंगल ओव्यूल क्यों रखती है ओवरी। तो आप बता देना यार ऐसा है क्योंकि इट इज ए चांस इवेंट, पहले बताया है ना कि यार ये एक चांस इवेंट है। तो चांस इवेंट है तो भाई प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर ज्यादा ओव्यूल बना लेगी तो फिर उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो इसलिए क्या करती है ओवरी, एक ही ओव्यूल बना करके रखती है। नेक्स्ट लिखा है कि अगर आपके फ्लावर का साइज छोटा है तो थोड़ा न्यूमेरस फ्लावर एक जगह रुक के पैक हो जाते हैं, क्योंकि छोटा छोटा फ्लावर रहेगा तो फिर ज्यादा पकड़ में नहीं आएगा। तो अगर गुच्छे में रहेंगे तो आराम से पोलन ग्रेन आके मिल जाएंगे। तो लिखा है कि each ovary and numerous flowers packed into inflorescence. A familiar example is the corn cob, and the tassels you see are nothing but the stigma and style which wave in the wind to the trap pollen grains। तो ये कह रहे हैं कि जो कॉर्न कोब है, जो भुट्टा जो आप कहते हैं जिसको, अगर आप उसमें देखोगे तो टेसल्स जो उसकी होती हैं, जो निकली हुई आप देखते हैं भुट्टे के ऊपर, उनको क्या बोलते हैं, वो क्या स्टाइल और स्टिग्मा है। जो इतने सारे आपके भुट्टे में सीड होते हैं उन सब का स्टाइल स्टिग्मा होता है, तो वो क्या रहते हैं, एक्सपोज्ड रहता है ताकि आराम से मिल जाए। लिखा है कि द टेसल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल व्हिच वेव इन द विंड टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स एंड विंड पॉलिनेटेड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार आया है, ध्यान रखना। ग्रासिस मतलब मोनोकोट्स, मोनोकोट्स मतलब अगर आपसे यहाँ से ग्रैमिनी फैमिली कहा तो सही करना है, पोएसी फैमिली कहा तो सही करना है, क्योंकि यार ये कॉर्न की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कॉर्न आपका ग्रैमिनी फैमिली में आता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है ग्रैमिनी फैमिली वाला, तो ध्यान रखना। ग्रैमिनी फैमिली पूछी, ग्रासिस पूछिए, मोनोकोट पूछा तो आप विंड लगाना, ये आपका सही जाएगा। नेक्स्ट है पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर, क्योंकि आपको पता है पानी हर जगह तो उपलब्ध नहीं हो सकता है, ठीक है, मिलेगा भी नहीं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि भाई पॉलिनेशन इज वाटर जो है वो बहुत ही कम जगह देखा जाता है। जैसा कि इन्होंने पूछा है कि आपके 30 जनरा ऐसे हैं मोनोकोट के, लगभग 30 जनरा ऐसे हैं जहां पर ये देखने को मिल जाता है आपको। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, पूछ लेते हैं कितने जनरा में होता है। नेक्स्ट है एज अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल दैट वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमेट अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप सच एज एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो यहाँ ध्यान रखना कि यार इनमें एल्गी, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इनको पानी आराम से मिल जाता है, वही रहते ही है, ज्यादातर नमी वाली जो जगह होती है वहां पर रहते हैं। तो इनके जो ट्रांसफर है गैमेट्स के वो किससे होते हैं, वाटर से होते हैं। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि यार ये बताइए कि भाई आपका जो टेरिडोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड है, मतलब वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है ना हमेशा ही, क्योंकि वो इसलिए नहीं है क्योंकि पानी हर जगह नहीं अवेलेबल है, तो इसलिए उनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड होता है।
नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन, क्योंकि पानी की जो आवश्यकता है उसको किसके लिए, मेल गैमेट के ट्रांसफर के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए। एंड सम एग्जांपल यहाँ से शुरू हो जाता है वाटर के लिए, तो यहाँ लिया है सम एग्जांपल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रिला, क्योंकि आपके दो प्लांट के इन्होंने एग्जाम्पल अभी ऊपर दिए हैं, एक नीचे बताएंगे, तो इसमें आप ध्यान से समझ लीजिए। एक बात है, देखिए अगर आपका जो फ्लावर है ना, अगर आपका फ्लावर पानी की सरफेस के ऊपर है ना, पानी की सरफेस के अगर ऊपर आ गया है और उसका पॉलिनेशन हो रहा है, तब आप इसको ईपीहाइड्रोफिली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईपीहाइड्रोफिली। अगर आपका फ्लावर पानी में सबमर्ज्ड डूबा हुआ है, तब आप इसको बोलेंगे हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, जैसे मैं हाइड्रोफिली वर्ड यूज कर रहा हूं, ऐसे ही मैं एयर के लिए ऊपर यूज कर सकता हूं एनिमोफिली। ठीक है, एक वर्ड यूज होता है एयर के लिए एनिमोफिली और वाटर के लिए होता है हाइड्रोफिली। तो लेकिन हाइड्रो में भी दो बातें हो जाती हैं। देखिए, एक तो ये कि भाई अगर आपका जो पॉलिनेशन है वो सरफेस पर आकर होता है, तब आप उसको बोलेंगे ईपीहाइड्रोफिली, और अगर वो पानी के अंदर ही होता है तब आप बोलोगे हाइपोहाइड्रोफिली। तो यहाँ इन्होंने एनसीईआरटी ने ऐसे बताया नहीं है ईपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली, बस इन्होंने एग्जाम्पल पर दोनों के दिए हैं। तो एक बार पहले शुरू से देखते हैं। That some example of water pollinated plants are Vallisneria and Hydrilla, which grow in fresh water। या हाइड्रा लिख देते हैं, कई बार ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आप हाइड्रा मत पढ़ना, हाइड्रिला ही है, ध्यान से पढ़ना। एंड विच ग्रो इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर भी आपको वर्ड ध्यान रखना होगा, कई बार ये इसको मैराइन वाटर लिख देते हैं। एंड सेवरल मराइन सी ग्रासिस, तो मराइन सी ग्रासिस जोस्ट्रा है भाई, आप इसको इससे कंफ्यूज मत करना, और ये इसको फ्रेश नहीं करना, मतलब इसको फ्रेश सी ग्रास मत कर देना, ये मराइन है। एंड नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन इन अ मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। वैसे कि यहाँ से सवाल आएगा वाटर हायसिंथ, वाटर लिली है ना, तो ये जो निम्फिया होता है इसको वाटर लिली बोलते हैं, एंड वाटर हायसिंथ इकोर्निया है। तो इसमें पूछते हैं कि क्योंकि आपको लगेगा कि यार वाटर में है तो वाटर से ही होगा, तो आप ये समझ लीजिए कि ये सब में ही वाटर से नहीं होता, भले ही वो वाटर में हो भी। तो यहाँ क्या है, वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली दो हैं, इनका एग्जांपल दिया है। लोटस भी है जिसमें इंसेक्ट से होता है पॉलिनेशन, आप इसको वाटर नहीं लगाएंगे। लिखा है द फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। तो यार ये इंसेक्ट से पॉलिनेशन जब होता है तो आपका आंसर होता है इंटेमोफिली। आंसर इज इंटेमोफिली। वाटर का होगा तो हाइड्रोफिली, एयर का होगा तो एनिमोफिली। और विंड एज द इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स। ठीक है, इन वेलिसिनेरिया, तो यहां से वेलिसिनेरिया का शुरू हो जाता है। In Vallisneria, the female flower reach the surface of water by the long stalk, and the male flower or pollen grain are released on the surface of water। तो आप ये समझ लीजिए कि जो भाई आपका जो फीमेल फ्लावर है वेलिसिनेरिया का, यार वो एक लंबी सी स्टोक लेके ऊपर आ जाता है पानी के बाहर, फिर आपका मेल फ्लावर पानी के अंदर से आएगा ऊपर और वहां उसका पॉलिनेशन करेगा। दोबारा सुन लीजिए, मेल फ्लावर अंदर से बाहर आएगा और आपका फीमेल फ्लावर पहले से ही बाहर है, फिर वो उसका पॉलिनेशन करेगा। पॉलिनेशन के बाद जस्ट बाद पॉलिनेशन के आपका जो फीमेल फ्लावर है वो पानी के नीचे ही आ जाने वाला है। दोबारा से समझ लीजिएगा, पॉलिनेशन के बाद आपका फीमेल फ्लावर ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, और वो अंदर आ गया तो तब उसका फर्टिलाइजेशन होगा। यानी फर्टिलाइजेशन पानी के अंदर ही होगा, बस पॉलिनेशन उसका सरफेस पर जाकर होता है। तो एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है। And लिखा in Vallisneria, the female flower reach the surface of water by the long stalk, and male flower of pollen grains are released on the surface of water, and they are carried passively by water currents. Some of them eventually reach the female flowers and the stigma. In another group of water pollinated plants such as seagrass, जो ऊपर आया था अभी जो straw, female flower रिमेन सबमर्ज। यहाँ आपको मिलेगा कि फीमेल फ्लावर आपका पानी के अंदर रहता है, यानी हाइपोहाइड्रोफिली की बात चल रही है। ऊपर क्या था, ईपीहाइड्रोफिली। इन द वाटर एंड द पोलन ग्रेन आर रिलीज इनसाइड द वाटर। पोलन ग्रेन्स इन सच मेनी सच स्पीसीज आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। समझ आई। सम ऑफ द रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन। तो ये सवाल यहाँ से पूछते हैं, रिबन लाइक किसके होते हैं, तो आपको बताना है जोस्ट्रा के होते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा रिबन लाइक, इन्होंने एनसीईआरटी ने रिबन लाइक जो है वो
इसके दिए हैं। लोग पोलन ग्रेन इन मैनी सच स्पीसीज आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय अ म्यूसिलेजिनियस कवरिंग। तो सवाल आएगा, आप बताइए किसमें आपके पोलन ग्रेन के ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग चढ़ी होती है? तो भैया बता दीजिएगा, यहाँ वाटर पॉलिनेशन वालों में ऐसा होता है, म्यूसिलेज की कवरिंग चढ़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। हाँ भाई ठीक है ना, इनको नेक्टर प्रोड्यूस करने की क्या जरूरत है? तो नेक्टर प्रोड्यूस वो करे जिन्हें इंसेक्ट को बुलाना है, इन्हें तो इंसेक्ट नहीं बुलाने हैं ना। तो आप समझ लीजिएगा ये नेक्टर नहीं बनाने वाले हैं, ना ये कोई कलरफुल फ्लावर बनाएंगे। कलर करने की क्या जरूरत है, क्योंकि इनको इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना है। तो ये बेचारे कलरफुल नहीं होते हैं, ये ऐसे ही होते हैं, मतलब इनकी सूरत थोड़ी खराब होती है, लेकिन कोई बात नहीं, इनका पॉलिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट है मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पोलिनेटिंग एजेंट्स। ज्यादातर एनिमल्स का यूज करते हैं, जैसे कि बीज, बटरफ्लाई, फ्लाई, बीटल, वास्प एंड मोथ एंड बर्ड, सनबर्ड, हमिंगबर्ड एंड बैट्स आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो ये जो चारों, ये सारे के सारे ये कैसे हैं? कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट है, ज्यादातर यही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अमंग द एनिमल्स इंसेक्ट पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। तो यार सारों के सारे जितने भी इनमें से जो बीज हैं बेचारी, उनका बहुत बड़ा धन्यवाद है कि वो सबसे ज्यादा ही पॉलिनेशन करती हैं। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप समझ लीजिएगा। अगर ये पॉलिनेशन ना करे तो आपको क्या ना मिले, फ्रूट ना मिले और ना मिले सीड। पॉलिनेशन होना जरूरी है ना। सीड ना बनेंगे, ना सीड बनेंगे तो नए प्लांट नहीं होंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, एंड आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। Even larger animals such as some primates, lemur, arboreal tree-dwelling rodents, or even reptiles, jackal lizard and garden lizard have also been reported as pollinated in some species। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये नहीं याद करना है किसमें नहीं होती हैं, तो आप बस इतना पढ़े। एक बार ये डायग्राम आप देख लीजिए वेरिसिनेलिया का। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि भाई ये फीमेल फ्लावर इसका सरफेस पर आ चुका है और फिर मेल फ्लावर नीचे से आ रहा है। बहुत सारे मेल फ्लावर हैं, इनमें से कोई ना कोई एक कॉन्टेक्ट कर जाता है, फिर उसके बाद कॉन्टेक्ट के बाद आपका जो फीमेल फ्लावर है वापस से नीचे आ जाता है पानी के। ये ध्यान रखना, वापस से नीचे आ जाएगा जरूर पॉलिनेशन के बाद। नेक्स्ट है एन ऑफन फ्लावर ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट आर स्पेशली अडेप्टेड फॉर ए पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यार। ऐसा होता है कि जो आपके फ्लावर होते हैं जिनमें कि एनिमल पॉलिनेशन होता है, उनकी खास बात होती है कि यार वो अपनी जो एक स्पेशल स्पीसीज होती है एनिमल की ना, उसी से पॉलिनेशन उनका होता है। ऐसा नहीं किसी से भी उनका पॉलिनेशन हो जाएगा, मतलब एडेप्टेशन उनमें हो जाती है, आपस में तालमेल होता है कि भाई तुम मेरा ही पॉलिनेशन करोगे, मैं तुम्हें नेक्टर दूंगा खाने को, और बस बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब उनको सुविधाएं मिलती हैं आपस में, एक दूसरे से म्यूचुअल टाइप का रिलेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये ज्यादातर ध्यान रखना है, एडेप्टेशन में मिलती है। नेक्स्ट है मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट एंड रिच नेक्टर। तो यार ये तो होने ही वाला है इंसेक्ट, क्योंकि आपके पता है, क्योंकि इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे, उनको खाने को मिलेगा, नेक्टर मिलेगा, कलर देखने को, खुशबू मिलेगी, तो वो आएंगे। तो ये प्रॉपर्टी आपको पूछी जाएगी यहाँ से कि भाई इंसेक्ट पॉलिनेटेड वालों की क्या प्रॉपर्टी होती है, बता देना। When the flowers are small, a number of flowers are clustered into inflorescence to make them conspicuous। तो यार ये बात है कि अगर छोटा फ्लावर होगा तो छोटा फ्लावर मतलब कई सारे गुच्छे में इन्फ्लोरेसेंस बना के रखेंगे ताकि इंसेक्ट को इजीली विजिबल हो जाए। लिखा है एनिमल अटैच टू फ्लावर बाय कलर एंड फ्रेगनेंस एंड द फ्लावर पोलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल सीक्रेट फॉल ऑर्डर। तो ये कुछ जो होते हैं जो इनसे पॉलिनेटेड होते हैं फ्लाई और बीटल से, वो एक अच्छी मतलब बदबूदार टाइप की फॉल ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि रेफ्लेशिया एक होता है, वो लार्जेस्ट फ्लावर है, वो भी क्या करता है, फॉल ऑर्डर ही देता है। कैरियन फ्लाइज होती हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए। And to sustain animal visit, the flower have to provide rewards to the animal। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड में पूछा आता है आपसे सवाल कि यार रिवार्ड्स मतलब कि बदले में रिवार्ड क्या मिलता है इंसेक्ट को, तो उनको बोलते हैं रिवार्ड्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एंड नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड्स। तो खाने को नेक्टर और पोलन ग्रेन भी यूज कर लेते हैं कई बार वो इंसेक्ट इनके, उसको वो दोनों मिला करके क्या होते हैं, फ्लोरल रिवार्ड होते हैं। और भी अलग अलग तरह के फ्लोरल रिवार्ड होते हैं, वो स्पेशल होते हैं। नेक्स्ट है फॉर हार्वेस्टिंग द रिवार्ड फ्रॉम द फ्लावर। फ्लावर से रिवार्ड लेने के लिए द एनिमल विजिटर कम टू द कॉन्टेक्ट एंथर एंड द स्टिग्मा। द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट ए कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स and which are generally sticky in animal pollinated flowers and when the animal carrying pollen on its body come in contact। तो यार ये sticky word भी ध्यान रखना आप, यहाँ से sticky होते हैं
कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा इन ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन। तो आप पता है कि भाई इंसेक्ट इससे नेक्टर लेने जाएगा, वहां से क्या होता है उसके पोलन ग्रेन उठा लाएगा, फिर दूसरे के पास जाएगा तो उसके पोलन ग्रेन ले जाकर के उसके पास छोड़ देगा। तो ये आराम से कर देते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवार्ड, कुछ स्पीसीज के रिवार्ड अलग अलग होते हैं। देखो मैं बता रहा था कि आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग, यानी कि कुछ जो फ्लावर होते हैं कुछ इंसेक्ट को यार ये अपनी जगह दे देते हैं कि तुम मेरी ओवरी के पास या यहाँ ओवरी में या मेरे यहाँ पर अपने एग को ले कर दो और आपके एग को यहाँ खाने को मिलता रहे, कोई दिक्कत नहीं। जब उनको नरिशमेंट चाहिएगा जो आपके जो आपकी प्रोजेनी होगी उसको नरिशमेंट भी मिलेगा और आराम से आप इनको यहाँ रख सकते हो। मेरा पोलिनेशन करा दो, अपने एग रख दो, इनका बदले में हो जाता है। म्यूचुअल रिलेशनशिप, एन एग्जाम्पल इज दैट ऑफ टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ अमोर्फोफेलस, सबसे बड़ा फ्लावर है, एंड द फ्लावर इज इटसेल्फ ऑफ 6 feet in the height and a similar relationship exists between the species of moth। मोथ यार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। यक्का प्लांट, यक्का मोथ, यार ये एक दूसरे पर बेचारे बहुत ही निर्भर हैं, बिल्कुल डिपेंड करते हैं। स्पीसीज ऑफ मोथ का नाम है प्रोनुबा, है ना। प्रोनुबा मोथ होती है, वो प्रोनुबा मोथ इस यक्का प्लांट में पॉलिनेशन कराती है। अगर ये यक्का प्लांट अपनी शक्ल बदल लेता है तो वो भी अपने अंदर चेंज कर लेती है। इनमें ऐसा भी है, मतलब को इवोल्यूशन टाइप का इनमें होता है। तो ये आपस में एक दूसरे में मतलब अगर इवोल्यूशन होता है तो ये को इवोल्व होता है, दोनों को इवोल्व होना पड़ेगा वरना फिर काम नहीं चलेगा, ठीक है। यक्का मोथ का भी और यक्का प्लांट का भी। वेयर बोथ स्पीसीज मोथ एंड द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। तो आपका जो मोथ और प्लांट है वो एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल को नहीं चला सकते। एंड द मोथ डिपॉजिट इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी। मोथ क्या करती है, अपने एग को इसकी ओवरी में रखती है। एंड द फ्लावर इन टर्न गेट्स पोलिनेटेड बाय द मोथ, फ्लावर पोलिनेशन हो जाता है। एंड द लार्वा ऑफ द मोथ कम आउट ऑफ द एग एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग। तो सब सीड डेवलप होता है तो लार्वा क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। ये आपसे पूछा जाएगा, यक्का प्लांट यक्का मोथ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में जरूर आता है, ठीक है। नीट में पूछ लेते हैं तो यक्का मोथ का नाम पूछते हैं, वो प्रोनुबा है, ठीक है। वो भी एनसीईआरटी से बाहर है लेकिन पूछ लेते हैं कई बार। नेक्स्ट है व्हाई डोंट यू ऑब्जर्व सम फ्लावर द फ्लावर फॉलोइंग प्लांट or any others available to you? कुकुम्बर, मैंगो, पीपल, कोरिएंडर, पपाया, अनियन, लोबिया, कॉटन, टोबैको, रोज, लेमन, यूकेलिप्टस, बनाना, ये सब आप देख लीजिएगा आपके मोहल्ले में किससे होते हैं। And try to find out which animal visit them and whether they could be pollinators. You will have to patiently observe the flower over a few days and at different time of the day. You could also try to see whether there is a correlation in the characteristics of a flower to the animal that visit it. Carefully observe if any of the visitor come in contact with the anther and the stigma, as only such visitor can bring about pollination. Many insect may consume pollen or the nectar without bringing about pollination. ये लाइन इंपॉर्टेंट है यार कि कुछ ऐसे होते हैं जो कि ये सवाल आएगा बोर्ड में यहाँ से कि रोबर्स, पोलन रोबर्स कौन होते हैं, गुंडे टाइप के जो होते हैं, ये आते हैं खाते हैं जाते हैं, ये पॉलिनेशन नहीं कराते हैं, बस खाते हैं और चले जाते हैं, ये आप ध्यान रखना। एंड यू मे और मे नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द पॉलिनेटर्स बट यू विल सर्वे श्योरली एंजॉय योर एफर्ट्स। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने आराम से तुम पे टाइम हो तो ये सब करें, मोहल्ले में देखें प्लांट के पास कौन आता है कौन जाता है, आप नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। देन दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से, बहुत जरूरी है और समझ लेना, एक बार इसको ध्यान से समझ लो क्या है इसका मतलब। यार आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब ये है कि भाई कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जो कि क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देते हैं, यानी कि मतलब ऐसे क्या तरीके हैं जिससे कि क्रॉस पोलिनेशन होता है, ये वाली बात है आउटब्रीडिंग डिवाइस का मतलब है ना। इनब्रीडिंग होती है तो मतलब सेल्फ की बात हो रही होती है, अभी क्रॉस की बात है। तो क्रॉस में ये है कि भाई कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देते हैं। तो आप यहाँ ध्यान से समझेंगे कब कब क्रॉस पोलिनेशन होता है, ये हमें जानना है यहाँ से। तो एक बार देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स। ज्यादातर जो होता है वो बाइसेक्सुअली बनाते हैं। एंड पोलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। भाई ज्यादातर जो प्लांट होते हैं उनमें क्या कह रही है कि उनमें बाइसेक्सुअली बनते हैं तो उसका पोलन ग्रेन उसके ऊपर गिर ही जाता है, ये तो कोई बात नहीं है। एंड कंटिन्यूड सेल्फ पोलिनेशन उनमें होता है रिजल्टिंग इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये हम बता चुके हैं कि भाई अगर लगातार सेल्फ पोलिनेशन होगा तो आपका क्या आ जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने वाला है। Flowering plant have developed many devices to discourage self pollination and to encourage cross pollination। तो फ्लावरिंग प्लांट ने क्या किया कि सेल्फ पोलिनेशन होगा, ऐसे तो यार बेकार हो जाएगा, इवोल्यूशन नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ डिवाइसेस पैदा कर लेते हैं जिसके द्वारा क्रॉस पोलिनेशन होगा ही होगा और इवोल्यूशन भी होगा। उसमें क्या है कि आप यहां से समझिएगा कि इन सम स्पीसीज
pollen release and stigma receptivity are not synchronized। तो ये हम पहले बता चुके हैं कि यार अगर ये pollen का निकलना और उस स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज नहीं होगी, मतलब अंदर एग ही नहीं है तो स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नहीं दिखा रहा है, तो भाई अगर ये सिंक्रोनाइज नहीं होगी तो ऐसे केस में क्या होने वाला है, जब वो स्टिग्मा रिसेप्टिविटी दिखाएगा तो तब किसी और का आएगा, मतलब दूर से कहीं और से कोई और आएगा ना, क्योंकि उस टाइम उसके पोलन ग्रेन तो उनकी वायबिलिटी तो खत्म हो चुकी होगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी के पोलन ग्रेन, हाँ इन सम केसेस पोलन ग्रेन्स कैन वायबल फॉर मंथ्स, बट ज्यादातर क्या होता है उनकी कम ही टाइम की वायबिलिटी होती है तो वो खराब हो जाएंगे ना। तो ऐसे केस में मान लो उसका रिसेप्टिविटी बाद में आई तो फिर वो कहीं और से ही लेगा, ये उसकी क्रॉस पोलिनेशन करने का तरीका है। तो ये समझ लीजिए कि इन सम स्पीसीज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। Either the pollen is released before the stigma, या तो पोलन पहले निकल जाएगा become receptive और स्टिग्मा become receptive much before the release of pollen, तो या तो फिर स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव होगा। ये समझ लीजिए दोनों में। कई बार पोलन ग्रेन पहले निकल जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोटेंडरी, एक वर्ड होता है प्रोटेंडरी, और अगर ये फीमेल वाला पार्ट पहले मैच्योर हो जाए तो अपन बोलते हैं प्रोटोगाइनी, और ये दोनों के दोनों डाइकोगाइमी के अंदर आते हैं। डाइकोगाइमी में दो चीजें आती है, डाइकोगाइमी मतलब नॉट सिंक्रोनाइज्ड, और सिंक्रोनाइज होता तो होमोगैमी बोलते, ठीक है। डाइकोगैमी में दो चीजें आएंगी नॉट सिंक्रोनाइज के अंदर में, एक तो ये प्रोटेंडरी एंड्रोसियम का पहले मैच्योर हो जाना, और एक प्रोटोगायनी यानी फीमेल पार्ट का बाद में पहले मैच्योर हो जाना। एंड इन सम अदर स्पीसीज कुछ ऐसी होती हैं जहां देखा जाता है कि द एंथर एंड द स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, अगर उनकी लंबाई ऊंचाई में ज्यादा फर्क होगा तो भी क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन ही होने वाला है। देखा है पोजीशन सो दैट द पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, बोथ दिस डिवाइस प्रिवेंट ऑटोगैमी। तो दोनों ही तरीके क्या रोकते हैं, ऑटोगैमी को रोकते हैं और जीनोगैमी को बढ़ाते हैं। द थर्ड डिवाइस, तीसरी तरह का तरीका है कि प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। यार ये शब्द आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लो कि तरीका ये है कि भाई आपका कुछ जगह से देखा गया है कि भाई अगर उस फ्लावर के सेम फ्लावर के, भले ही फ्लावर बाइसेक्सुअल है, उस फ्लावर के खुद के जो पोलन ग्रेन है अगर वो उसके ऊपर आते लैंड करते हैं उसी स्टिग्मा के ऊपर उसी फ्लावर के, तो भाई वहां पोलन ट्यूब नहीं बनती है। पोलन ट्यूब बनती है फिर वो अंदर नहीं जाती है, तो वहां कुछ जेनेटिक मैकेनिज्म है, अब जीन्स का चक्कर है, एलील्स का चक्कर है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं, जो फीमेल पार्ट में मिलता है वही मेल में मिलेगा, तो ऐसे पोलन ग्रेन्स उसके ऊपर जर्मिनेट नहीं करेंगे। वहां कोई दूसरे प्लांट से दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन नहीं चाहिए जर्मिनेशन के लिए। तो ये ध्यान रखना, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, किसको अवॉइड करने के लिए, ऑटोगैमी को। लिखा है कि दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म, ये वर्ड ध्यान रखना, एंड प्रिवेंट सेल पोलन from the same flower or the other flower of the same plant from fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination or pollen tube growth। तो ये ध्यान रखना कैसे रोकता है, पोलन के जर्मिनेशन को रोकता है या फिर पोलन ट्यूब को अंदर जाने से रोकता है स्टाइल में। Another device to prevent cell pollination is the production of unisexual flower। ये तो सबको पता ही है यार कि अगर आपका फ्लावर कैसा है, डायोसियस है, डायोसियस मतलब मेल अलग और फीमेल अलग, प्लांट ही अलग है, मेल प्लांट अलग, पपाया जैसे कि फीमेल अलग, तो ऐसे केस में तो क्या होने वाला है आपको पता है, वही होगा, मतलब जीनोगैमी होने वाली है। तो लिखा है कि अनदर डिवाइस इज टू प्रिवेंट सेल पोलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। अगर भाई आपका कंडीशन मोनोइशियस है तो ऐसे में भी हो सकता है कि जीनोगैमी हो जाए, क्रॉस हो जाए, तो हो ही सकता है क्रॉस तो, लेकिन ऐसे में जीटोनोगैमी हो जाती है। वो हमने पीछे बताया कि मोनोशियस होगा तो जीटोनोगैमी हो जाएगी, जीनोगैमी भी हो जाएगी, पर ऑटोगैमी नहीं होगी, क्योंकि मेल और फ्लावर फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर अलग अलग होते हैं मोनोशियस में। तो एक बार पढ़ोगे, इन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच ए कैस्टर, एग्जांपल यहां से पूछे जाएंगे, कैस्टर एंड मेज। इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जीटोनोगैमी, बहुत बार नीट में आया है, ध्यान रखना, ऑटोगैमी और ऑटोगैमी को रोकता है बट जीटोनोगैमी को नहीं रोकेगा। इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया, ये पपाया मतलब आपका बेचारा डायोसियस है, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट्स एंड सच इन ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल, यानी डायसी होगा। तो ऐसे केस में यार ऑटोगैमी तो नहीं ही होने वाली है, ना जीटोनोगैमी होने वाली है, ये दोनों चीजों को रोकता है। इसमें केवल क्या होगा, जीनोगैमी होगी। तो मतलब एकदम यूनिसेक्सुअलिटी अगर प्लांट की होती है तो जीनोगैमी होती ही है, ये आप ध्यान से समझ लो, जीनोगैमी ही होगी, ठीक है। तो अपन यहाँ इस वीडियो में आज तक का डिस्कस करते हैं, ये हमने पढ़ लिया, आप भी इसको पढ़िएगा। इसके बाद हम दोबारा कल अपनी नई वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।